दोस्तों, भारत की ताकत को देख तुर्की उल्टे पैर दौड़ पड़ा है। तुर्की के ड्रोन भी भारत की ताकत के आगे फैल होते नजर आ रहे हैं। अब तुर्की पूरी तरह से तिलमिला उठा है। तुर्की को देख पाक के भी पसीने आ गए हैं, क्योंकि पाक का ड्रोन ताकत के मामले में एकमात्र तुर्की ही सहारा था। अब तुर्की के ड्रोन भारत की शक्ति के आगे मिट्टी में मिलते दिख रहे हैं। वहीं भारत की ताकत को देख समुद्र के भूमध्य सागर में तुर्की अमेरिका जैसे देशों की तरफ सहायता के लिए मुंह करता देखा जा रहा है। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं। भारत अब वो शक्ति बन चुका है जो मिनटों में दुश्मन देशों को जवाब देने की ताकत रखता है। भूमध्य सागर की ठंडी हवाएं तुर्की के पश्चिमी तट पर स्थित उस विशाल ड्रोन नियंत्रण केंद्र की दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थीं। तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों को यह सन्नाटा बेचैन कर रहा था, क्योंकि इस सन्नाटे के बीच एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसने पूरी क्षेत्रीय शक्ति समीकरण को हिलाकर रख देना था। भारत की नई तकनीकी छलांग और सामरिक रणनीति ने तुर्की को उस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां वह न तो पीछे हट सकता था और न ही आगे बढ़ने की हिम्मत कर पा रहा था। पिछले कुछ महीनों से भारत ने जिस तेजी से अपने रक्षा तंत्र में सुधार किया था, उसने कई देशों को चौंका दिया था। तुर्की, जो लंबे समय से पाकिस्तान को उन्नत ड्रोन तकनीक में मदद देकर भारत के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, अब खुद उसी जाल में फंसता दिख रहा है जिसे उसने बुना था। तुर्की के अत्याधुनिक बायरक्टर TB2 और अकिंची ड्रोन, जो कभी सीरिया और अजरबैजान में अपनी सटीक हमलों के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुके थे, अब भारत की नई रक्षा प्रणाली के सामने असहाय साबित हो रहे थे। भारत ने कुछ ही वर्षों में अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली और उन्नत वायु रक्षा रडार नेटवर्क को जिस तरह से विकसित किया, उसने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। भारत की स्काई डोम डिफेंस ग्रिड, एक बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली, न केवल छोटे और मध्यम दूरी के ड्रोन को पहचानने में सक्षम है, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, लेजर इंटरसेप्शन और स्वचालित काउंटर अटैक के जरिए गिराने की शक्ति भी रखती थी। यही वह दीवार थी जिससे तुर्की के सबसे उन्नत ड्रोन भी टकराकर बिखरने लगे थे। इस बदलाव की गूंज सबसे पहले अरब सागर के ऊपर सुनी गई। तुर्की के कुछ ड्रोन को भारत की INS जहाज के नजदीक परीक्षण उड़ाया था। उनका इरादा भारत की वायु सुरक्षा में किसी भी संभावित खिड़की को ढूंढने का था, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। भारत के एंटी ड्रोन नेटवर्क ने न केवल इन ड्रोन को 50 किलोमीटर दूर ही ट्रैक कर लिया, बल्कि कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक वेव इंटरफेरेंस से उन्हें निष्क्रिय कर दिया। तुर्की की इंजीनियरिंग पर भारत की तकनीकी पकड़ ने ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद न पाकिस्तान को थी और न ही तुर्की को। तुर्की के सैन्य रणनीतिकारों के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। अगर भारत के विरुद्ध तुर्की के सबसे भरोसेमंद ड्रोन ही बेअसर हो गए, तो भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में तुर्की की सैन्य तकनीकी साख पर क्या पड़ेगा? यही चिंता अंकारा के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी फैला रही है। भारत ने सिर्फ रक्षात्मक मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षेत्रीय गठबंधनों में भी चुपचाप एक जाल बुन लिया था। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर भारत की नौसेना की उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुकी थी। भूमध्य सागर में भारत की बढ़ती भागीदारी, खासकर ग्रीस, फ्रांस और साइप्रस जैसे देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास तुर्की के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। तुर्की के लिए यह परिदृश्य असहज था, क्योंकि यही वही क्षेत्र था जहां वह अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा था। भारत की सामरिक चालें अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहीं। उसने तकनीकी और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर तुर्की को घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने कुछ ही महीनों यूरोपीय रक्षा उद्योग के साथ कई महत्वपूर्ण साझेदारियां की, जिनमें लेजर इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी नेटवर्क और स्वायत्त कॉम्बैट ड्रोन शामिल हैं। भारत ने इन साझेदारियों को गुप्त रखा था, और जब इनका प्रभाव जमीन पर दिखना शुरू हुआ, तब तक तुर्की के पास कोई प्रभावी जवाब नहीं बचा। इसी दौरान पाकिस्तान की स्थिति और भी विचित्र हो चुकी है। उसका पूरा ड्रोन नेटवर्क तुर्की की तकनीक पर टिका हुआ है। जब तुर्की के ड्रोन ही भारत के आगे बिखरने लगे, तो पाकिस्तान के पास कोई वैकल्पिक तकनीकी रास्ता नहीं बचा। चीन के ड्रोन नेटवर्क को पाकिस्तान पहले ही इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने चीनी ड्रोन को भी निष्क्रिय करने में सफलता हासिल की थी। अब पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद तुर्की थी,
और वही उम्मीद अब रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। तुर्की ने अमेरिका से मदद लेने की कोशिश की। भूमध्य सागर में उसने अपने कुछ रणनीतिक ठिकानों पर अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधियों को बुलाया ताकि भारत की तकनीकी बढ़त का विश्लेषण किया जा सके, लेकिन अमेरिका ने तुर्की को सीधी तकनीकी मदद देने से इनकार कर दिया। वॉशिंगटन भारत के साथ अपने बढ़ते रक्षा संबंधों को दांव पर नहीं लगाना चाहता है। तुर्की अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक तकनीकी असमंजस में फंस गया है। न वह खुलकर भारत का विरोध कर सकता है, न खुलकर अमेरिका या रूस से मदद ले सकता था। इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र में हलचल मचा दी। भारत ने फ्रांस और ग्रीस के साथ संयुक्त अभ्यास के दौरान अपने स्वदेशी ट्रिनेट्रा ड्रोन निगरानी प्रणाली का प्रदर्शन किया। यह प्रणाली न केवल हवाई खतरों को ट्रैक कर सकती है, बल्कि समुद्र के ऊपर उड़ते स्टील्थ ड्रोन को भी थर्मल सिग्नेचर के आधार पर पहचानने में सक्षम है। तुर्की के अकिंची ड्रोन, जो अपने स्टील्थ डिजाइन पर गर्व करते थे, इस प्रणाली के सामने बेमानी साबित हुए। इस प्रदर्शन ने न केवल तुर्की के रणनीतिक आत्मविश्वास को झकझोर दिया, बल्कि भूमध्य सागर में भारत की नई उपस्थिति को भी स्थापित कर दिया। अब तुर्की समझ चुका था कि भारत केवल दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं रहा, वह अब एक वैश्विक सामरिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। अंकारा में रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT, सैन्य कमान और रक्षा मंत्रालय के बीच लगातार गुप्त मीटिंग्स होने लगीं। सभी की एक ही चिंता थी, अगर भारत की तकनीकी और सामरिक पकड़ इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो भूमध्य सागर में तुर्की का प्रभाव क्षेत्र कुछ ही वर्षों में सिमट जाएगा। लेकिन अब तुर्की के पास विकल्प बहुत सीमित है। भारत ने समुद्री मार्गों पर अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक में अग्रणी बन चुका है और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, इजरायल और दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बना चुका है। तुर्की को अब अपनी पुरानी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना ही था। पाकिस्तान, जो अब तक तुर्की के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा था, भारत की इस अप्रत्याशित ताकत के आगे हक्का बक्का था। इस्लामाबाद में बैठकों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तुर्की झुका तो हम क्या करेंगे। भारत की शक्ति का यह प्रदर्शन अब किसी सीमा तक सीमित नहीं रहा था। यह एक स्पष्ट संदेश था, भारत अब केवल बचाव नहीं करेगा, बल्कि रणनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय होकर अपने विरोधियों की योजनाओं को मात देगा। भूमध्य सागर की लहरें जैसे किसी नए युग की गवाही दे रही थीं। तुर्की, जो कभी पाकिस्तान की सैन्य उम्मीदों का केंद्र था, अब भारत की तकनीकी चमक के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। तुर्की के ड्रोन, जो कभी युद्धों का रुख पलटते थे, अब भारत की एंटी ड्रोन दीवार से टकराकर मिट्टी में मिल रहे थे और भारत वह तय अब रुकने वाला नहीं था। तुर्की भूमध्य सागर में जिस ब्लैक स्ट्रेट प्लान के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था और तुर्की को लग रहा था कि भारत को इसकी कानों कान हवा भी नहीं लगेगी, लेकिन भारत ने सिर्फ 14 घंटे के अंदर न सिर्फ तुर्की के इस प्लान को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि अब भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के सबसे बड़े वाटरवे को भी इस वक्त अपने कब्जे में ले लिया है। हाल यह बन चुका है कि भारत ने इस पर अपने 4000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स की छावनी तैयार कर दी है। जिस रास्ते से तुर्की लगातार भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार उस रास्ते को ही भारत ने पूरी तरीके से तुर्की के लिए बंद कर दिया है। भारत ने तुर्की की सामरिक शक्तियों पर एक के बाद एक सबसे कड़ा हमला इस वक्त बोल दिया है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की की जो सामरिक शक्तियों के 3 सबसे बड़े पिलर थे, आखिरकार भारत ने उन तीनों पिलर को अब ध्वस्त कर दिया है और इस वक्त भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा पैराडूपर्स उस जगह पर उतार दिए हैं जहां पर तुर्की भारत के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की साजिश पिछले 48 घंटों से चुपचाप रचने की कोशिश में रख रहा था। तुर्की को लग रहा था कि भारत को ना तो इसकी पता चलेगी और भारत उसके जहाजों पर उलझा रहेगा। उसके युद्धपोतों की वार्निंग और उसके युद्धपोतों के इर्द गिर्द अपनी वायुसेना, अपनी नौसेना का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर तुर्की भारत के खिलाफ असली साजिश, असली प्लानिंग रच रहा था। लेकिन भारत ने न सिर्फ भारत में 12 घंटों में उस जगह को खोजा, और बल्कि उस जगह को इस वक्त भारत ने अपनी पूरी तरीके से छावनी में भी बदल दिया है। दरअसल तुर्की पूरी तरीके से भारत के लिए भूमध्य सागर में बॉस्फोरस के जरिए पूरा अपना प्लान, साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो हुआ है, दरअसल भारत ने जो किया है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आखिरकार भारत
को तुर्की के एक एक कदम की जानकारी कैसे मिल रही है, जो तुर्की अब तक सीना गुर्रा करके भारत के सामने खड़ा होने की लगातार कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसको एक बार फिर से भारत के सामने मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि तुर्की के सबसे बड़े प्लान को भारत ने निस्तनाबूद न सिर्फ किया है, बल्कि तुर्की को इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगभग अपने 22 युद्धपोतों को भी खोना पड़ गया है। जी हाँ, यह संख्या बहुत बड़ी है। तुर्की को लगा था कि उसके 22 युद्धपोत यहां पर कमाल दिखा देंगे और भारत सिर्फ 2 युद्धपोतों को लेकर के ही टिका रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पूरी बाजी इस वक्त पलट दी है। क्या किया है दरअसल भारत ने, और आखिरकार तुर्की भारत के खिलाफ इस तरह से बॉस्फोरस वे में क्या रच रहा था, और तुर्की सीक्रेटली किस वे के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश में रच रहा था, जिस पर भारत ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस वक्त चला दिया है और तुर्की को कानों कान खबर नहीं हुई। और भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत इस पूरे घटनाक्रम को न सिर्फ अंजाम दिया है, बल्कि अब सीधे सीधे तुर्की को अल्टीमेटम भी भारत की तरफ से साफ किया जा चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के नीचे काले कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें और उसे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, भारत ने जिस तरह से तुर्की को न सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से इस वक्त पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है, बल्कि भारत ने यूएन में भी तुर्की के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वह पूरी तरीके से अब तुर्की पर बहुत बड़ा कहर बरपाने वाले हैं। क्या किया है भारत ने यूएन में, किस कदर से भारत ने यूएन में तुर्की की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन को तोड़ा है, और साथ ही भूमध्य सागर में भारत ने किन 3 पिलर पर पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है, वो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भारत के इतने बड़े एक्शन और भारत की इतनी बड़ी सामरिक सख्ती के प्रदर्शन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा, तो कमेंट भी बॉक्स में आप अगर एक सच्चे भारतीय हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ साथ आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी जगह, जिस भी शहर से आप यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर, अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ रहे हैं और आपकी बातें हम तक कहां से पहुंच रही हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा, ताकि यह परिवार हमारा और भी ज्यादा बढ़ता जाए और उन तक भी जानकारियां सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, तुर्की की हालत अब पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इस तुर्की को कभी खुद पर इतना घमंड था कि उसके पास तेल रिफाइनरी, उसके पास ऑयल प्रोड्यूसिंग सिस्टम और साथ ही साथ उसके पास दुनिया का अजय ड्रोन सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को लेकर के भी वह अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। तुर्की आखिरकार भारत ने एक एक करके उसके 3 सबसे बड़े पिलर को ध्वस्त कर दिया है। सबसे पहले भारत ने तुर्की की तेल रिफाइनरी चेन को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को भारत ने कट करने का काम किया। और इसके बाद भारत ने न सिर्फ इसके ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया, बल्कि पूरी की पूरी ड्रोन प्रणाली को ही भारत ने अपने हाथ में लेते हुए इसे बुरी तरीके से क्रैश किया, जिसके चलते तुर्की के ड्रोन उसके स्टोरेज वर्ल्ड में खड़े तो जरूर हैं, लेकिन वह अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। और अब उन्हें उड़ाने के लिए तुर्की को एक बार फिर से नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा, वो भी एक नए ड्रोन्स के साथ, यानी कि उसके ड्रोन्स जो कितने करोड़ों अरबों डॉलर के थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं तीसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ा निशाना तो तब बनाया जब अब भारत का अगला एक्शन हुआ है। दरअसल भारत का अगला एक्शन तुर्की के ना तो किसी न सामरिक चीज पर था, ना ही किसी के जहाज पर था। भारत ने असल में तुर्की के जहाजों को कभी निशाना बनाया ही नहीं। इस पूरे के मामले में भारत ने अपनी कूटनीति के साथ अपनी रणनीति का कौशल दिखाया और भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि अगर भारत की कूटनीति और भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ मिल जाती हैं। कभी वह समय था जब तुर्की अपने आप को विश्व के उन चुनिंदा देशों में गिनता था जो न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे, बल्कि तकनीकी, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भी एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। भूमध्य सागर से लेकर काला सागर तक फैले अपने नौसैनिक ठिकानों, अत्याधुनिक बायरक्टार ड्रोन प्रणाली और तेल रिफाइनरी नेटवर्क पर उसे अपार गर्व था। यूरोप और एशिया के बीच स्थित होने के कारण उसने खुद को नई ऑटोमन विरासत का वारिस मान लिया था।
लेकिन इतिहास में कई बार हुआ है कि जो देश अपनी शक्ति पर अंधा विश्वास कर लेते हैं उन्हें अपनी ही रणनीतिक भूलों की कीमत चुकानी पड़ती है। और यही तुर्की के साथ हुआ जब भारत ने बिना एक भी मिसाइल चलाए उसके तीनों शक्ति स्तंभों को एक एक कर गिरा दिया। इस खेल की शुरुआत दिखने में मामूली लेकिन अंदर से बेहद गहरी कूटनीतिक चाल से हुई। भारत ने पहले आर्थिक मोर्चे पर एक ऐसा प्रहार किया जिसकी कल्पना अंकारा कभी नहीं की थी। तुर्की की तेल रिफाइनरी चेन, जो पश्चिम एशिया से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर थी, भारत की नई ऊर्जा नीति के तहत अचानक दबाव में आ गई। भारत ने मध्य एशिया और अफ्रीका के कई देशों के साथ विशेष आपूर्ति समझौते स्पेशल एनर्जी कॉरिडोर कर लिए थे। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की के लिए कच्चे तेल की वैकल्पिक आपूर्ति रुकने लगी। भारतीय रणनीतिक कंपनियों ने वैश्विक शिपिंग नेटवर्क में साइलेंट ब्लॉकेज तैयार किया। न कोई युद्ध, न कोई सार्वजनिक बयान, बस अचानक तुर्की की रिफाइनरियों तक तेल पहुंचने लगा देर से, फिर रुक रुक कर और फिर पूरी तरह बंद। कुछ ही हफ्तों में अंकारा में ईंधन की लाइनें लंबी होने लगीं, औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने लगी और घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगीं। तुर्की की जनता को समझ ही नहीं आया कि यह आर्थिक भूकंप किस दिशा से आया। भारत ने न तो कोई सैन्य चेतावनी दी थी, न कोई खुला आर्थिक प्रतिबंध। उसने बस ऊर्जा आपूर्ति के धमनियों पर सटीक सर्जिकल प्रहार किया था और यह पहला स्तंभ ढह गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।